अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले एपिसोड में और उससे पहले मैंने एक पेशन गोई की थी कि ट्रंप जो है वो ईरान पे दोबारा हमला नहीं करेगा जब तक वो चाइना की ट्रिप से होके नहीं आ जाता। तो हमने ये देखा कि ये मेरी जो पेशन गोई थी ये सही साबित हुई है क्योंकि ट्रंप ने अभी चाइना का विज़िट किया और वो विज़िट करके वापस भी आ गया है। इस चाइना की ट्रिप के बारे में बात करते हैं। क्या ये ट्रंप के लिए फ़ायदेमंद था? क्या उसको कुछ हासिल हुआ इसमें से? इसका एक क्लियर जवाब ये है कि कोई ऐसी कोई सॉलिड एग्रीमेंट इस ट्रिप में से सामने नहीं आई। वो अपने साथ 20 टेक सीईओज़ को और लेके गया था एनवीडिया के सीईओ को, इलॉन मस्क को, टिम कुक एप्पल के सीईओ को। तो उसका मेन मकसद ये नज़र आ रहा था कि वो चाइना के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है, वो बिज़नेस करना चाहता है। ये बिल्कुल एक शिफ्ट है उसकी लास्ट टर्म में जो उसकी चाइना के अगेंस्ट एक रेटोरिक था। हमेशा वो चाइना को कुछ ना कुछ कहता रहता था, उनके खिलाफ बात करता था। और इवन इन दिस टर्म, इस टर्म के स्टार्ट में भी वो चाइना के अगेंस्ट था और उसने टैरिफ्स इम्पोज कर दिए थे पूरी दुनिया पे। चाइना पे 130% कर दिया और जब जवाबी टैरिफ चाइना ने इम्पोज किए तो वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया और उस वक्त से उसने रियलाइज़ किया कि चाइना के पास एक लेवरेज है क्योंकि चाइना ने अपना रेयर अर्थ मेटल्स भी बैन कर दिए एक्सपोर्ट के लिए। तो तब से उसने अपना हाथ हल्का रख लिया है और दोस्ती की बात करने लग गया है और अभी जो ये चाइना का ट्रिप हुआ उसमें उसने शी जिनपिंग को कहा कि आप बहुत महान हैं, आप यू आर द ग्रेटेस्ट लीडर और यू आर वेरी काइंड और यू आर बहुत ही तारीफ़ें मक्खन लगाया, तारीफ़ें की जो कि अनयूजुअल है ट्रंप के लिए। ट्रंप तो जब किसी से मिलता है तो उसकी बेइज़्ज़ती करता है, अपना आप को सुपीरियर दिखाता है, जबकि यहाँ पे चाइनीज़ लीडर से जब वो मिला तो बिल्कुल ही धीमा-सा, सहमा-सहमा सा था। वो उसका एरोगेंस सामने निकल के नहीं आया और ये काफ़ी हैरत की बात थी। नाज़रीन इससे पूरी दुनिया को ये ज़ाहिर हुआ कि चाइना जो है एक पहली बार एक इक्वल फुटिंग पे आ गया है अमेरिका के साथ। और अमेरिका के साथ ये काफ़ी अरसे में ऐसा नहीं हुआ कि एक विज़िट के बाद आपको लगे कि अच्छा ये दोनों तो बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि हमेशा अमरीका का पलड़ा बाहर ही होता है। तो इस बार आप देखें कि अमेरिका ने कोई ताइवान पे बात की ही नहीं पब्लिक में। ट्रंप ने नहीं कहा, उसको उससे रिपोर्टर ने सवाल भी पूछा था शी जिनपिंग के सामने और उसने इग्नोर कर दिया कि ताइवान की बात को। जबकि चाइना ने सामने से ये स्टेटमेंट कही थी कि अगर ताइवान पे कुछ हुआ तो वो कॉन्फ्लिक्ट में हो जाएगा, इट विल लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ताइवान का इशू क्रिटिकल है। चाइना आप देख रहे हैं कि वो ऐसी बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि यूएस और चाइना को बिल्कुल साथ चलना चाहिए। बल्कि एक एग्ज़ाम्पल जो है उन्होंने दिया थुसिडाइज़ ट्रैप। तो वो क्या है कि बेसिकली हिस्ट्री में जो रोमन एम्पायर था वो और स्पार्टा उनका आपस में एक क्योंकि वो एक राइजिंग एम्पायर था और एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एम्पायर था, तो उनका आपस में टकराव हुआ और इस नतीजे में दोनों कमज़ोर हो गए। तो अभी चाइना ने ये मिसाल दी यूएस के सामने कि आप एस्टेब्लिश्ड डिक्लाइनिंग एम्पायर है और हम राइजिंग है और हमें जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए वरना हम दोनों कमज़ोर हो जाएँगे। तो उनका ये लाएगा अमल था और ये उनकी तरफ से मैसेज था। क्या इवन दो ट्रंप ने डिनाई किया, मार्को रूबियो ने, उसके सेक्रेटरी ने, कि हम चाइना के पास कोई ईरान के हवाले से डील नहीं या फिर उनके तरफ से कोई रिलीफ मांगने नहीं जा रहे कि ईरान के हवाले से, लेकिन फिर भी उनका मकसद ये था कि चाइना जो है वो ईरान पे प्रेशर डाले कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ को खोले और ये जंग बंदी हो, ईरान डिमांड्स मान मान ले सारी। लेकिन जो उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट में वज़न था? नहीं था, क्योंकि ये बात पहले भी चाइना कह चुका है, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। दूसरी बात, चाइना ने कहा कि चाइना ने एग्री किया कि हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई मिलिट्री प्रेज़ेंस नहीं होनी चाहिए। क्या ये भी एक विन है? नहीं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, ईरानी
ملٹری پرسنلز نہیں ہونے چاہیے اسٹیٹ آف ہارموز میں، لیکن جب وہ یہ بات کہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا اسپیسیفکلی کہ ایرانی ملٹری پریزنس نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ ملٹری پریزنس نہیں ہونی چاہیے، جس کا یہ مطلب ہے کہ یو ایس کی بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ ٹریڈ کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ باقی انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے چائنا سے کہا کہ آپ کوئی ویپنز اسلحہ نہیں بیچے ایران کو، تو اس بات پہ بھی وہ مان گئے، لیکن چائنا کبھی ڈائریکٹلی اسلحہ نہیں بیچ رہا تھا، وہ جو بھی اسلحہ ہے وہ تھرڈ پارٹی کے تھرو ایران کو دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف رشیا بھی ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ جو بلاکیڈ ہوا تھا ایرانی شپس کا، تو سننے میں یہ آیا کہ جو رشیا ہے وہ کیسپین سی کے تھرو، اگر آپ گوگل میپس پہ دیکھیں گے تو یہ نارتھن سائڈ ہے، تہران کے نارتھ پہ جو سی ہے اس کا بارڈر رشیا سے بھی لگتا ہے، یہ انلینڈ سمندر ہے، کافی بڑا ہے، اور وہاں اس پورٹ کے تھرو رشیا جو ہے یہ ریسورسز اور ویپنز سپلائی کر رہا ہے ایران کو۔ اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے، کیونکہ یہ بلاکیٹ لگا ہوا ہے، ایرانی IRGC نے صرف ابھی یہ جب میٹنگ ہو رہی تھی چائنا کے ساتھ تو انہوں نے 30 چائنیز شپس کو جانے دیا، لیکن باقی کسی کو نہیں جانے دے رہے، تو کیونکہ سعودی اور UAE کی بھی شپس آئل ایکسپورٹ نہیں کر پا رہی، لیکن انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا کہ ہم فرٹیلائزر، کیونکہ یہ کنٹریز فرٹیلائزر بھی بہت بناتی ہے، فرٹیلائزر کو ایکسپورٹ کریں گے ریڈ سی کے تھرو، جو سعودی کا جہاں پہ جدہ وغیرہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پورا چین آف کانوائے بنایا ہے، ٹرکس ہیں جو لائن میں لگے ہوئے ہیں ناردرن سائڈ پورٹس، اور یہ فیکٹریز سے سامان لے کے سدرن پورٹس کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک ٹرک میں 3 ڈرائیور ہوتے ہیں تاکہ وہ ٹرک نان سٹاپ چلتا رہے، اور اس طریقے سے فرٹیلائزر کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ ٹرپ تو ہو گیا چائنا کا، ختم ہو گیا، کوئی اس میں سے بڑی خبر نہیں آئی، اور اب بات دوبارہ ایران کے اوپر آ گئی ہے، اور یہی لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں، ہفتے کے اندر، یوزلی ٹرمپ کا من کرتا ہے کہ وہ جمعے کے دن حملہ کرے۔ اسرائیل کی طرف سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں تیاری کی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جو ایک اسٹیلمنٹ بنا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے، اور ٹرمپ چاہتا ہے کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ اوپر جائے، وہ کوئی لمیٹڈ لیکن ایک بھاری بھرکم حملہ کرے گا ایران پہ۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ کوئی ٹارگٹس اسیسنیشن کے لیے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں، اور کچھ انفراسٹرکچر وغیرہ ٹارگٹس انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ سچویشن تھوڑی سی کریٹیکل ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسری طرف UAE بھی سامنے آ گیا ہے اور اس کو دھکیلا بھی جا رہا ہے، جس طرح سے اسرائیلی پرائم منسٹر آفس سے یہ نیوز آئی کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی تو نیتنیاہو نے UAE کا وزٹ کیا، یہ نیوز انہوں نے آفیشیل چینل سے ڈالی، اور اس کے فوراً بعد UAE نے اس خبر کی تردید کی، لیکن اگر آپ دونوں ممالک کے فریڈم آف پریس کو دیکھیں تو آپ سمجھدار ہیں کہ کس کی بات کو مانی جا سکتی ہے۔ جب یہ تردید آئی تو انہوں نے اسرائیل نے زیادہ بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ الائن میں ہوئی تھی، اور وہاں پہ نیتنیاہو اور MBZ ملے تھے، اور بہت ہی اچھا بڑا ویلکم کیا تھا نیتنیاہو کو، اور یہ خبر پبلک کرنے کا کیا ارادہ ہے اسرائیل کا؟ ایک دم سے وہ یہ دکھانا چاہتا ہے، ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک مڈل ایسٹ کا اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لے گا تو اسرائیل ان کی پبلکلی سپورٹ کرے گا، اور وہ ایک طرح سے یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں دوست بنا لیں آپ، ہم آپ کے ٹرسٹڈ پارٹنر ہیں۔ اور دوسری طرف ایران کو دیکھیں، ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، لیکن وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے، تو یہ، لیکن UAE نے اس کو ڈینائی کیا ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، وہ بالکل سامنے آ جاتے ہیں ایز اے پبلک پارٹی ٹو دس کانفلکٹ، کیونکہ انہوں نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی انہوں نے شروع میں سارے یہ بیان دیے تھے کہ ہم اس جنگ کے خلاف ہیں، ہم نے امریکہ کو اجازت نہیں دی، ہم امریکہ سے کہہ رہے تھے کہ جنگ نہیں، بات چیت ہونی چاہیے، تو اب یہ ساری بات جب سامنے آتی ہے تو یہ سب جھوٹ نکل آتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب یہ کانفلکٹ
दोबारा अगर स्टार्ट होगा तो ईरान के सामने एक स्टेजेस होंगे निशाने के। स्टेज 1 होगा कि, या प्रायोरिटीज़ कहना चाहिए मुझे, प्रायोरिटी 1 होगी कि वो इसराइल पे हमला करें सबसे बड़ा। प्रायोरिटी 2 होगी सेलेक्टेड गल्फ स्टेट्स जो है यूएई, बहरीन और कुवैत, इन पे ज़्यादा हमला करेगा। और थर्ड प्रायोरिटी होगी जो, क्योंकि ये स्टेट्स जो है ये इतना सामने नहीं आ रहे, सऊदी अरब और कतर, इन पे हमला कम किया जाएगा। ये जंग होगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखें कि जो ट्रंप ने ये किया है, एक नैरेटिव शेपिंग कर रहा है, वो अपने लोगों को बता रहा है कि मैंने तो पीस के लिए पूरी कोशिश की है, मैं सामने रखता हूँ अपना प्लान, लेकिन ईरान हमेशा आगे से रिजेक्ट कर देता है। क्या ईरान की जो डिमांड्स है अभी कि हम स्ट्रेट खोल देंगे, फिर 30 डेज़ में हम नेगोशिएशन कर लेते हैं, आगे सब हम कर लेंगे, क्या ये अनरीजनेबल है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। लेकिन ट्रंप जो है वो पूरा रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि सिर्फ एक मसला है अभी, न्यूक्लियर मसला, और न्यूक्लियर पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए ईरान को। हालांकि ये इस जंग का जो है इशू नहीं था। जब ये जंग शुरू हुई थी तो ट्रंप ने सिर्फ ये कहा था कि रिजीम चेंज के लिए कर रहे हैं हम, न्यूक्लियर उस वक्त नहीं कहा, क्योंकि पिछले साल तो उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला किया था और कह रहे थे 20 साल पीछे हो गया प्रोग्राम, तो अभी क्या हुआ। दूसरी बात वो कर रहे थे कि रिजीम चेंज नहीं है इसलिए हम करें क्योंकि हम चाहते हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन ख़त्म करें, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के लिए, जो कि ऑलरेडी जंग शुरू होने से पहले खुली गई थी। तो ये उसको एक नैरेटिव शेप करना है, उसको दिखाना है कि ईरान जो है वो अनरीजनेबल है, वो नहीं चाह रहा कि पीस हो, क्योंकि ईरान रिजेक्ट कर देता है। ईरान इसमें से उसको एक गारंटी चाहिए कि यूएस हमला नहीं करेगा दोबारा, इसराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन अब ये शेप किया जा रहा है, तो इसलिए लग रहा है कि दोबारा से ये जंग शुरू हो जाएगी। दूसरी डेवलपमेंट ये है दोस्तों कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने नए मिसाइल टेस्ट किए। इंडिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया है जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स है, सिमिलर टू जो ईरान भी अभी इस जंग में यूज़ करता रहा है इसराइल के ऊपर, जिसमें एक वॉरहेड जो है वो स्प्लिट हो जाता है और फिर मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट कर लेता है, जिसमें एयर डिफेंस उसको इंटरसेप्ट करने में उनको मुश्किल का सामना होता है। पाकिस्तान ने जो नया मिसाइल टेस्ट किया है वो है फतह 4। ये एक लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है, और ये सिमिलर टू जो इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल है उसके सिमिलर है। ये पाकिस्तान ने क्यों इतनी जल्दी डेवलप किया है, इसकी वजह यह है कि जब जंग हुई थी तो इंडिया ने बहुत ही कामयाबी से अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया था और दिखाया था कि वो कितना इफ़ेक्टिव है। मल्टीपल पाकिस्तानी बेसिस को टारगेट किया था, उनकी रनवेज को पिन पॉइंट टारगेट किया था, और पाकिस्तानी एयर डिफेंस उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकी थी क्योंकि वो भी थोड़ी लो फ्लाइंग बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और ये फतह 4 इसलिए डेवलप किया गया है कि एज ए काउंटर स्ट्रेटजी, और इसकी रेंज भी अच्छी खासी है 750 किलोमीटर्स तक, कि ये भी लो एल्टीट्यूड इंडियन एयर डिफेंसेस को बाईपास करते हुए अपने टारगेट्स को अटैक कर सके। हमें ये ईरान की जंग से पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग भी अगर थोड़ी लंबी चलती तो कितनी ख़तरनाक हो जाती। ये एक एस्केलेशन जो लैडर था पाकिस्तान और इंडिया का, वो बहुत ही स्टीप था, और रोज़ बरोज़ जो है ये बहुत ही ख़तरनाक होती जा रही थी। एक बार वो एक स्टेज क्रॉस हो जाता है तो उससे पीछे हटना मुमकिन नहीं होता। अभी आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है, इवन दो ट्रंप ने पूरा अपना जोर लगाया हुआ था कि जंग रुक जाए और उसके पास एक क्रेडिट आ जाए पीस मेकर का, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सका क्योंकि वो जंग ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है कि उसमें अमन लाना, उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इंडिया के और डेवलपमेंट्स में दोस्तों अभी ये हुआ था कि जो उनके इंटरनल इलेक्शंस चल रहे थे प्रोविंशियल, उसमें जो बंगाल का सूबा है उनका, जिसमें बीजेपी अब तक एंट्री नहीं कर पाई थी इवन आफ्टर ट्राइंग लॉट, उसने फाइनली बंगाल जीत लिया, विच
इज़ अ वरिंग साइन कि मोदी का होल्ड अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो जो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ और एंटी मुस्लिम जो उनका तरीका है वो कामयाब हो रहा है, लोग जो है उनकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं इस चीज़ की तरफ। इट्स अ वरिंग साइन और ये पूरी दुनिया में भी एक ट्रेंड आपको नज़र आएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी काफ़ी एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट चल रहा है और उसका रूट कॉज़ मेरे हिसाब से महंगाई है। कोविड के बाद जो बहुत महंगाई बढ़ गई है और अभी ये जंग की वजह से मज़ीद क्योंकि बैलेंस नहीं मिल रहा, कोई गैप नहीं मिल रहा। अभी 4-5 साल की पहले की तो बात है कोविड की और अभी ये जंग में भी महंगाई ऊपर चली गई, पेट्रोल महँगा जा रहा है। तो जो भी हुकूमत होगी वो उसके साथ अवाम खुश नहीं होगी और एक बहाना ढूँढेगी कि किसको टारगेट करें हम अपने मसले मसाइल का। बाकी दोस्तों आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इतनी ही रखूँगा। अब आप ये सोचें कि ये नेतन्याहू जो है वो वांटेड है आईसीसी कोर्ट के एज अ क्रिमिनल है, वो इंटरनेशनल कोर्ट उसको गिरफ्तार करने के लिए तैयार है और उसकी अपनी जो इजरायली जस्टिस सिस्टम है उसमें भी उसके केस चल रहे हैं करप्शन के, वो सारे पोस्टपोन हो जाते हैं जंग की वजह से और आईसीसी जो है उसको रेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो कहीं नहीं विजिट करेगा, वो कह रहे मैं भी जंग की सूरत हाल में हूँ तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बन के रहना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल को वो क्यों ख़त्म होना चाहेगा, वो क्यों ख़त्म करना चाहेगा, वो चाहेगा कि ये जंग चलती रहे ताकि उसके ऊपर कोई पकड़ ना आए और वो तरीके ढूंढते रहेंगे मेरे ख्याल से। उनकी इंटरेस्ट में है कि ये रीजन डिस्टेबलाइज रहे और उनको गेन्स मिलते रहे। उनका एक जो राइट विंग मिनिस्टर है बेन गवीर, उसने तो यहाँ तक कि कह दिया है कि हम लेबनान में सेटलमेंट्स बनाएंगे जो साउथ लेबनान में अभी इजरायली फौज घुसी भी है। तो ये तो इनके मकासद है। बाकी दोस्तों मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आप वीडियो देखते हैं आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन दबा दें, इससे मुझे पता लग जाता है कि कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये मेहनत तो होती है, थोड़ा टाइम निकालना होता है। वीकेंड में कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा वक्त निकालूँ इसको और फिर उसके बाद सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होती है, एडिटिंग भी करनी होती है। तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कोई एक दो कमेंट छोड़ दें और लाइक ज़रूर कर दें चैनल को। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।